नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मैं परिचिता, मेरा सहपाठी अर्चना, निवेदिता, प्रज्ञाश्री, इतिश्री एवं राकेश हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के बीएड एवं बीएड एमएड इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स हैं। हमारे विभाग के विभाग अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर सर एवं हमारे जीव विज्ञान शिक्षण शास्त्र की शिक्षिका डॉक्टर शिल्पी कुमारी मैम के मार्गदर्शन से आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। हम लोग बहुत सारे मूवीज देखते हैं, कई तरह के मूवीज देखते हैं, तो चलिए मैं आज अपना प्रसंग एक मूवी से ही शुरू करती हूँ। क्या आप लोग क्रिश 3 मूवी देखे हैं? हाँ, बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर साइंस फिक्शन मूवी है। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि उस मूवी में काल नामक एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, जिसको हम मूवी में विलेन बोलते हैं। काल एक विकलांग व्यक्ति एवं उसका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। उस मूवी में काल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि उसके एम्बिशंस के बारे में? वो क्या करता था, क्या करना चाहता था? काल ह्यूमन डीएनए एवं पशुओं के डीएनए को मिलाकर एक नया म्यूटेंट प्रस्तुत करता था, जिसका नाम उस मूवी में मानवर्स रखा गया है। मानवर्स बड़ी अजीब लगती है ना सुनने में। मानवर्स यानी ना तो वो पूरी तरह मानव है और ना ही पूरी तरह जानवर है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। ये सब एक तकनीक के माध्यम से संभव है, जिसको हम जीन क्लोन। जैसा कि आपको बताया गया क्रिश मूवी के बारे में, मूवी में जो दिखाया गया है वह कोई कल्पना मात्र नहीं है। ऐसा वास्तविक जीवन में भी संभव हुआ है। विज्ञान की तकनीक से अनेक जीवों के क्लोन बनाए गए हैं, जैसे गाय, भैंस, मेंढक, भेड़ आदि के। लेकिन सबसे लोकप्रिय जीन क्लोनिंग के उदाहरण की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डोली नामक भेड़ आती है। तो चलिए मैं आपको डोली के बारे में आज बता ही देता हूँ। कई सालों से वैज्ञानिक क्लोन बनाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे भेड़ों पर ट्राई किया जाए, पर यह भी आसान नहीं था। वैज्ञानिक कई बार नाकाम हो चुके थे। आखिरकार उनको कामयाबी मिली और पहली बार क्लोनिंग के जरिए बनी भेड़ डोली का जन्म हुआ। क्या आप यकीन करेंगे कि ये ऐसी भेड़ थी जो पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था। और इस तरह दुनिया में पहली बार क्लोन भेड़ 5 जुलाई 1996 को पैदा हो गई थी। पता है भेड़ का नाम क्या रखा गया था? इसका नाम था डोली। इस नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। डोली नाम अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस डोली पार्टन के नाम पे रखा गया था। उसकी वजह भी थी, और वो ये कि डोली पार्टन काफी हष्ट-पुष्ट थी और क्लोन से जो भेड़ पैदा हुई थी वो भी तंदुरुस्त थी। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने कोशिका यानी सेल से क्लोन बनाया था। इसके लिए न्यूक्लियस ट्रांसफर की टेक्निक अपनाई गई। इसमें 2 भेड़ ली गई, एक सफेद भेड़ और दूसरी काले मुंह वाली भेड़। वैज्ञानिकों ने सफेद भेड़ की कोशिकाओं से न्यूक्लियस निकाला और उसे काले मुंह वाली भेड़ के सेल यानी एग में डाल दिया। इसके बाद पैदा हुई डोली भेड़। डोली भेड़ जब पैदा हुई तो पूरी सफेद रंग की थी। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 2 साल की उम्र में डोली ने एक मेमने को भी जन्म दिया। उसका नाम था बोनी। उसके बाद डोली ने 5 और मेमने पैदा किए। लेकिन आपको जानकर दुख भी होगा कि 2001 आते आते डोली बीमार पड़ने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई और 14 फरवरी 2003 को डोली दवाइयों का ओवरडोज से मर गई। उसे इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया दी गई थी। उसकी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसको पता चला कि उसे लंग्स कैंसर था। भेड़ों को अक्सर ये बीमारी हो जाती है।
डॉली के मरने के बाद उसकी बॉडी का क्या हुआ सोच सकते हैं? उसकी बॉडी को स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया। आज भी उसकी बॉडी वहां म्यूजियम में रखी हुई है। जीन क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम जीन की एक कॉपी से उसके समान असीमित कॉपी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जीन रहता है। जीन हमारे शरीर में ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, यानी जैसा जीन वैसा ही हमारा शारीरिक संगठन एवं शारीरिक क्रियाएं। अच्छा, आप लोग तो टीवी में CID और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखे होंगे, जहां क्राइम साइट पर कई सैंपल्स जैसे ब्लड, हेयर, फिंगरप्रिंट्स, नेल, स्किन आदि का सैंपल्स प्राप्त होता है। ये भी सोच रहे होंगे कि वो सैंपल्स लेके करते क्या है। इन सैंपल्स में अपराध से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों का DNA होता है। ये सैंपल्स क्रिमिनल तक पहुंचने में हमारी सहायता करता है। ये सैंपल्स बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसकी क्लोनिंग के जरिए इसका डुप्लीकेट्स भी तैयार किया जाता है और अपराधी तक अपनी पहुंच मजबूत बनाई जाती है। अब हम जान चुके हैं जीन जो हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट है तथा क्लोनिंग वह तकनीक है जिसके जरिए कई एक जैसे जीन्स का निर्माण किया जा सकता है। अब हम जीन क्लोनिंग को साइंटिफिक टर्म्स में जानने की कोशिश करेंगे। जीन क्लोनिंग के अंतर्गत अलैंगिक या एसेक्सुअल तरीके से एक जीव से उसका क्लोन्स या डुप्लीकेट्स तैयार किया जाता है। यह अलैंगिक तकनीक कुछ इस प्रकार है। हम जिस जीव का क्लोन्स तैयार करना चाहते हैं उसकी जीन्स या DNA को अलग किया जाता है और उसके क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। यह जो क्लोनिंग है वह जीन्स, सेल्स, टिश्यूज यहाँ तक के पूरे जीव के क्लोन तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। जीन क्लोनिंग का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन का क्षेत्र प्रमुख है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज से ग्रसित होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। ऐसे लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन या दवाई लेने की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण के बाद तो आप सब यह समझ गए होंगे कि जीन क्लोनिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अब इस तकनीक के चरण के बारे में जानते हैं। जीन क्लोनिंग में सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जिस जीन के साथ हम काम करना चाहते हैं उसको अलग किया जाता है। फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहारे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक दर्जी के कैंची की तरह है जो जीनोमा कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए ही एक वेक्टर को काटा जाता है जो कि एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। इससे हमें एक छोटा सा सर्कुलर DNA का टुकड़ा प्राप्त होता है। इसके बाद प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेज एंजाइम के जरिए जोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात प्लाज्मिड को एक होस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जाता है। होस्ट बैक्टीरिया जैसे E. coli। प्लाज्मिड में आमतौर पर एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होता है जो बैक्टीरिया को एक विशिष्ट एंटीबायोटिक की उपस्थिति में जीवित रहने के लिए मदद करता है। इसके बाद बैक्टीरिया में प्रजनन के माध्यम से उसकी संख्या में वृद्धि होती है। एक बार जब प्रोटीन का उत्पादन हो जाता है तो इसे जारी रखने के लिए जीवाणु कोशिकाओं को तोड़ करके प्रोटीन को निकाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रोटीन में जीवाणु कोशिकाओं के कुछ अंश अभी भी बचे हुए होते हैं, जिसे जैव रासायनिक तकनीक के माध्यम से अलग किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीन क्लोनिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके अनुप्रयोग चिकित्सा और अनुसंधान उद्योग में किया जाता है, जिनमें से वैक्सीनेशन, इंसुलिन प्रोडक्शन आदि प्रमुख है। कोविड-19 के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके लिए जिस वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया है उसमें भी जीन क्लोनिंग का उपयोग किया गया था। ऐसे ही वैक्सीन प्रोडक्शन में जीन क्लोनिंग का उपयोग किया जाता है। जीन क्लोनिंग जो एक बहुत आकर्षक और प्रभावी तकनीक नजर आती है, उसके कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। कुछ व्यक्ति या रिसर्चर्स इसका गलत फायदा उठा के गैर कानूनी तरीके से
इन वैक्सीन का ट्रायल करते हैं। अब यह विचारणीय है कि जीन क्लोनिंग का उपयोग कितना सार्थक है। चलिए मैं अब आप सबको एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में इशिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर की इकलौती संतान होने के कारण इशिका घर की लाडली थी। पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। इसे अब समय की माया कहें या इस संसार की कोई साजिश, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसे ही कुछ इशिका के साथ भी हुआ। वैसे तो कुछ सालों से उसकी माँ बीमार थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। इशिका के पिता मिस्टर शर्मा ने उसकी माँ को शहर के अस्पतालों में दाखिल करवाया। बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इशिका की माँ को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। इशिका के परिवार के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महंगे अस्पतालों तथा देश के अलग अलग प्रसिद्ध डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी मिस्टर शर्मा अपने पति को बचाने में असफल ही रहे और कुछ दिनों बाद इशिका की माँ का देहांत हो गया। इशिका के परिवार के लिए यह दुख असहनीय था, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि समय का पहिया हमेशा चलता ही रहता है। इशिका अपनी माँ को याद करते, अपनी माँ के साथ बिताए पलों को याद करते अपने और अपने पिता का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे वह घर की सारे कामकाज में इतनी निपुण हो गई कि यह अंतर कर पाना मुश्किल था कि यह छोटी सी लड़की कुछ महीनों पहले तक अपने काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। अपने स्वयं के काम के लिए भी माँ पर निर्भर रहने वाली लड़की कुछ ही दिनों में पूरा घर संभालने लगी। लेकिन शायद भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। यह यूं कहे कि समय बार बार धैर्यवान और मजबूत लोगों की परीक्षा लेता है। इशिका कुछ दिनों से बीमार रहने लगी। उसे सांस लेने में समस्या आने लगी। उसके दिल की धड़कन असामान्य होने लगी तथा वह छोटे छोटे काम करने पर भी जल्द ही थक जाने लगी। एक शाम जब मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस से लौटे तो इशिका उनके लिए चाय बनाने किचन में गए। कुछ समय बाद बाहर बैठे मिस्टर शर्मा को किसी के गिरने की बहुत जोर की आवाज आई। इशिका बेटा, क्या हुआ? कुछ भी उत्तर न पाकर उन्होंने फिर से आवाज लगाई। बेटा, क्या हुआ इशिका? लेकिन इशिका ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब मिस्टर शर्मा को शंका हुई और जब उन्होंने किचन में जाकर देखा तो वहां उन्हें इशिका बेहोश पड़ी हुई मिली। उन्होंने इशिका को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल ही रहे। मिस्टर शर्मा तुरंत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर, देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया। ये अचानक से गिर गई और बेहोश हो गई और अब आंख भी नहीं खोल रही है। अब चिंता मत कीजिए, आप प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। हम चेकअप के बाद ही कुछ बता सकते हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर को बाहर आते देखकर, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? मिस्टर शर्मा, प्लीज आप मेरे कैबिन में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर के कैबिन में आइए मिस्टर शर्मा, बैठिए। मिस्टर शर्मा, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू बट इशिका इज सफरिंग फ्रॉम आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। इसका मतलब है इशिका के हार्ट में होल है। मिस्टर शर्मा, जो अभी अभी अपनी पत्नी की मृत्यु से उबर नहीं पाए थे, वे यह खबर सुनकर शॉक्ड हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे कैसे ये गंभीर बीमारी हो सकती है? मिस्टर शर्मा, ये बीमारी उम्र देखकर नहीं होती और अब चिंता मत कीजिए। इसका उपाय है हमारे पास। बस इसके ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। मिस्टर शर्मा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अभी अभी तो इशिका की माँ के इलाज में सारे पैसे और सेविंग्स खत्म हो गए थे। अभी तुरंत फिर से इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मिस्टर शर्मा कुछ देर तक यही सोचते रहे, लेकिन बेटी का इलाज भी जरूरी था, इसलिए वे डॉक्टर को यह कहकर बाहर आ गए। डॉक्टर, आप किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए, पैसे का इंतजाम मैं कर लूँगा। मिस्टर शर्मा
ये तो डॉक्टर को यह कह दिया था कि वे पैसे का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन बाहर आकर ये सोचने लगे कि करेंगे कहाँ से। यही सोचते सोचते हुए वहीं बाहर में रखी हुई बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे मोहेश। हाँ मोहेश ही है। यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो? हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? मिसेस मनीषा पांडे मिस्टर शर्मा की पुराने दोस्त थी। दोनों ने कुछ समय तक एक साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद मनीषा जी ने उस ऑफिस को छोड़ दिया था। वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। मनीषा जी को देखते ही मिस्टर शर्मा अपने आप को संभाल नहीं पाए। आखिर इस शहर में उनका था ही कौन, और ऐसे में किसी मित्र का मिल जाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मिस्टर शर्मा ने रोते रोते सारी बात मनीषा जी को बता दी। मनीषा भी यह बात सुनकर विचलित हो गई। अरे मोहेश, ये तो चिंता का विषय है। अरे मेरे पास भी अभी इतने रुपया नहीं है, नहीं तो मैं जरूर तुम्हारा मदद करती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मनीषा। इशिका मेरी इकलौती संतान है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे से बदनसीब बाप और कौन होगा इस दुनिया में। इतना कहकर मिस्टर शर्मा जोर जोर से रोने लगे। मिसेस पांडे उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगी। अच्छा सुन दोस्त, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। मनीषा, तू मुझे रास्ता बता। रिस्क है या नहीं ये मैं तय करूँगा। मेरा एक दोस्त क्लिनिकल रिसर्च में है। वो बता रहा था कि मार्केट में एक नया ड्रग का लॉन्च करने के लिए एक व्यक्ति पर ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल 2 महीने तक चलेगा, जिसमें भाग लेने वाले हर व्यक्ति का 5 लाख रुपया, और ट्रायल के दौरान कुछ दुर्घटना होता है तो 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद इशिका को होश आया। वो चारों तरफ अपने पिता को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी मिस्टर शर्मा दिखाई नहीं दिए। उसके पास हमेशा मिसेस पांडे ही होती थी। आखिर में उसने मिसेस पांडे से पूछ ही लिया, आंटी, पापा कहाँ है? बेटा उन्हें ऑफिस में काम था तो वो नहीं आ सके। इशिका को कुछ संदेह हुआ। वो कहने लगी, आंटी, आप हमेशा यही कहते हैं कि पापा काम में फंस गए हैं। आप मुझे सच सच बताइए कि मेरे पापा कहाँ हैं, नहीं तो मैं अभी उन्हें ढूंढने निकल जाऊंगी। मिसेस पांडे इशिका को ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सके और उन्हें इशिका को सच्चाई बतानी पड़ी। इशिका बेटा, जब तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसा कम पड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारे पापा से एक क्लिनिकल ट्रायल में जाने के लिए कहा था। वो वहाँ गए, लेकिन ट्रायल फेल हो गई और तुम्हारे पापा नहीं बच पाए। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। यह कहते हुए मिसेस पांडे रोने लगी। इशिका के पास कहने को कुछ नहीं था। वह आज सब खो चुकी थी। वह इतना टूट चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वह शांत एक टक दिवाली को देखते हुए बैठी हुई थी, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि अब वह किसी भी निर्दोष को ऐसे ट्रायल के जाल में फंसने नहीं देगी। वह देश में चल रहे सारे गैर कानूनी ट्रायल्स को बंद करवा कर ही दम देगी। कुछ सालों बाद इशिका एक डॉक्टर है, जिसकी अपनी एक एनजीओ है जो ऐसे गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल्स के खिलाफ आवाज उठाती है। कुछ ही सालों में इशिका के संस्था ने बहुत से निर्दोष लोगों को इनके चंगुल में जाने से बचाया है। इशिका की संस्था गांव-गांव जाकर ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स के खिलाफ जागरूकता पैदा करती है। अब तक की गई चर्चा और सुनाई गई कहानी से यह स्पष्ट है कि जीन क्लोनिंग जैसी तकनीक का उपयोग समाज कल्याण के लिए तथा विज्ञान की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, किंतु समानांतर रूप से कई गतिविधियां भी सामने आई हैं जो इस तकनीक के दुष्परिणामों को उजागर करती है। इससे संपूर्ण जीव जगत और समाज प्रभावित हो रहा है। शिक्षित नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम जीन क्लोनिंग तथा ऐसे ही अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों और इन मुद्दों पर विचारशील निर्णय करें, ताकि इस तकनीक का
सदुपयोग करते हुए प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सके। हम प्रायः सोचते हैं कि जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी जैसी अवधारणाएं बहुत जटिल हैं और इसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना एक कठिन कार्य है, किंतु सामाजिक प्रसंगों और कहानियों के माध्यम से इस कार्य को आसान और मनोरंजक बनाया जा सकता है। यह पॉडकास्ट हम विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक छोटी सी पहल है जो आने वाले समय में अन्य छात्र अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी। हमें सुनने के लिए आप सभी का आभार। विज्ञान केवल वैज्ञानिक बनने का मार्ग नहीं, अपितु शिक्षित नागरिकता के विकास का भी माध्यम है। धन्यवाद।